रे, जो एक आम मजदूर की तरह है, उसे लगा कि ऐसा करने से बॉस पक्का गुस्सा हो जाएगा। जोएल उसे बड़ी नफरत से देखता है। रे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो जल्दी से उसके पीछे भागा। लेकिन तभी जंगल में पहुंचते ही उसे अचानक एक सफेद चेहरे वाला अजीब आदमी दिखा, जिसे देखकर वो डर के मारे वापस भाग गया और वापस आकर फिर से चुपचाप गुलामी करने लगा। अगले दिन एक कैथोलिक पादरी उपदेश दे रहा था, लेकिन रे और जोएल तो इस्लाम को मानने वाले थे। कोड़ों की मार से बचने के लिए रे ने तुरंत अपना धर्म भुला दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आमीन। दूसरी तरफ जोएल, जो काफी मजबूत था, उसने नफरत से कहा कि वो अपने खुदा को कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे पास एक सवाल है। लेकिन फिर कोड़े के सामने धर्म और दुआ सब धरे रह गए। प्रार्थना खत्म होने के बाद रे ने पादरी से पूछा कि अगर भगवान ने इंसानों को अपने रूप में बनाया है, तो फिर हम सब एक साथ बराबरी से क्यों नहीं रह सकते? पादरी ने कहा कि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि काले लोगों को गोरे लोगों की गुलामी करनी होगी, लेकिन किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। रे की एक बात ने पादरी की बोलती बंद कर दी। इससे साफ था कि पादरी हमेशा से अनपढ़ गुलामों का फायदा उठा रहा था और बातों को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर उन्हें बेवकूफ बना रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका पाला एक पढ़े लिखे इंसान से पड़ेगा। इधर मालिक की बेटी की शादी होने वाली थी, इसलिए मालिक ने एक यहूदी व्यापारी को सामान की लंबी लिस्ट दी। मालिक को उधार लेने की आदत थी, इसलिए व्यापारी ने नकद पैसे निकलवाने के लिए जानबूझकर सबसे जरूरी कपड़े कम मंगवाए। मालिक को परेशान देखकर उसने कहा कि अगर पैसे मिल जाए तो काम हो जाएगा। मजबूर होकर मालिक को तुरंत पैसे देने पड़े। सच ही कहा है कि बुरे इंसान को उससे भी बुरा इंसान ही सुधारता है। एक दिन जोएल काम पर 2 मिनट लेट पहुंचा तो सुपरवाइजर उसे बुरी तरह डांटने लगा। जोएल इस जिंदगी से तंग आ चुका था और उसने बगावत करने की सोची। ये देखकर फोरमैन एडो घबरा गया और बीच बचाव करने पहुंचा, लेकिन सुपरवाइजर ने बिना कुछ सुने उसे एक लात मारी। जोएल ने नीले आसमान की तरफ देखा और जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई। उसे लगा कि जिंदगी कितनी असली है और इस जमीन पर सबको बराबरी का हक होना चाहिए। वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, इसलिए उसके अंदर बगावत की आग फिर से भड़क उठी। वो उठा और भागने लगा, लेकिन जैसा कि तय था वो पकड़ा गया और उसे जमकर कोड़े पड़े। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी जोएल फ्रांस का राजनीतिक नारा जोर जोर से लगा रहा था। रे, जिसने कभी सरकारी दफ्तर में काम किया था, उसका मानना था कि काम में गलती हो सकती है, लेकिन नारा गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत उसे सही करते हुए बताया कि फ्रांस के झंडे का नीला, सफेद और लाल रंग आजादी, बराबरी और भाईचारे का प्रतीक है। ये फ्रांस की क्रांति का नारा भी था। खैर, ये तो बस एक मजाक था। इधर जोएल की मार मार कर हालत खराब कर दी गई थी। नौकरानी एली बड़े प्यार से उसके घावों पर मरहम लगा रही थी। वैसे तो अफ्रीका से लाए गए गुलाम बहुत ही ताकतवर और मजबूत होते हैं, लेकिन जोएल जैसा कमजोर गुलाम बहुत ही कम देखने को मिलता है। एली उसे बड़ी हैरानी से छू कर देख रही थी, जिससे जोएल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, हम दोनों की जोड़ी एकदम सही रहेगी, है ना? क्या? लेकिन सच तो ये था कि एली फोरमैन एडो को पसंद करती थी। उधर पादरी ने रे के पढ़े लिखे होने की बात मालिक को बता दी, ताकि मालिक उसे अच्छी तरह सबक सिखाए और पादरी का बदला पूरा हो सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मालिक ने रे को प्रमोशन देकर नया सुपरवाइजर बना दिया, जो अब सुपरवाइजर हेनरी के बराबर था। पादरी को यह बात सही नहीं लगी। उसे डर था कि रे लोगों को बगावत के लिए भड़का सकता है, लेकिन मालिक ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। ये लोग अपनों को धोखा देने में गैरों से भी ज्यादा माहिर होते हैं, बस इन्हें आपस में लड़ाने की जरूरत है, फिर ये कोई बगावत नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पावर मिलते ही रे ने अपना पुराना सरकारी रवैया दिखाना शुरू कर दिया। अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके वो लोगों को परेशान करने लगा। सुपरवाइजर बनते ही उसने सबसे पहले अपने ही भाई को निशाना बनाया। उसे काम चोरी करते और सोता हुआ देखकर उसने तुरंत उस पर अपनी पावर दिखाई। वैसे देखा जाए तो अपना भाई कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता। जोएल ने काफी सोचा और फिर उसे समझ आया कि रे पक्का मालिक का वफादार होने का नाटक कर रहा है। इसके बाद रे ने फार्म हाउस में सिर उठाकर जीना शुरू कर दिया। अब सुपरवाइजर हेनरी को देखकर भी वह उससे डरता नहीं था। एक दिन मालिक लोग कविताएं सुना रहे थे तो वो भी मजे लेने के लिए वहां पहुंच गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो मालिक का बहुत खास बन गया हो। एक गुलाम भी कविता बना सकता है। गोरे लोगों ने खुद को महान दिखाने के लिए उसका मजाक उड़ाया कि उसे म्यूजिक नहीं आता, लेकिन रे बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और म्यूजिक के साथ गाना गाने लगा। ये देखकर सारे मालिक हैरान रह गए। सिर्फ पढ़े लिखे होने पर उसे सुपरवाइजर बना दिया गया था। अब तो उसे म्यूजिक और गाना भी आता था, तो क्या उसे और भी बड़ा पद मिलेगा? लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसे बाहर ले जाकर बुरी तरह पीटा जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोरे लोगों की बराबरी करने की? इस फार्म हाउस की जिंदगी सच में नरक से कम नहीं थी। जब वो यहूदी व्यापारी सामान देने आया तो रे और जोएल चुपचाप उसकी गाड़ी में छिपकर भाग निकले। लेकिन ये सब मालिक के बेटे ने देख लिया था, फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। असल में उस यहूदी व्यापारी ने भी उन्हें पहले ही देख लिया था। वो जानबूझकर उन दोनों को अपने साथ ले जा रहा था। जोएल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। क्या फिलिस्तीन? क्या तुम पागल हो? तुम्हें कैसे पता फिलिस्तीन में क्या हुआ है? छोड़ो छोड़ो, ये बहस कभी खत्म नहीं होने वाली। बेहतर है हम अभी से शुरुआत करें। व्यापारी ने उन्हें इसलिए बचाया था क्योंकि उस समय यहूदियों को यूरोप का गुलाम माना जाता था। उनकी हालत भी गुलामों जैसी ही थी, इसलिए उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया था। जोएल को लगता था कि गुलामों की जिंदगी यहूदियों से भी बदतर है, इसलिए उसने व्यापारी से बिना बात की शिकायतें न करने को कहा। व्यापारी भी पीछे नहीं हटा। उसने कहा कि मिस्र में उनके पूर्वजों के साथ इससे भी बुरा बर्ताव हुआ था और वे उनसे भी बुरी हालत में थे। अगर दर्द की बात करें तो उनका नंबर सबसे पहले आना चाहिए। ये तो जैसे दर्द बांटने का मंच बन गया था। रे ने जल्दी से मामला शांत करवाया और कहा कि अभी की स्थिति को देखते हुए गुलामों की हालत ज्यादा खराब है, लेकिन आगे चलकर यहूदियों का सामना एक मूंछ वाले आदमी से होगा, तब उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होगी। इसके बाद साइलेंस। काफी समय बीत गया। मालिक ने तुरंत गुलामों को पकड़ने वाले शिकारी भेज दिए। ये देखकर दोनों भाई व्यापारी से विदा लेकर आगे भागने लगे, लेकिन उन शिकारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें समंदर के किनारे तक ले आए। गनीमत थी कि वहाँ एक छोटी सी नाव थी। दोनों नाव में बैठकर वहाँ से निकल गए और शिकारियों का जमकर मजाक उड़ाया। लेकिन
उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। वो सीधा गुलामों का व्यापार करने वाले एक जहाज से जा टकराए। उन्हें फिर से पकड़ लिया गया और बाजार में नीलामी के लिए ले जाया गया। वही पुराना व्यापारी उन्हें फिर मिल गया। इसके बाद शिकारियों ने उन्हें सस्ते में खरीद लिया। अब वे उन्हें वापस उसी फार्म हाउस में भेजने वाले थे, लेकिन तभी रास्ते में कुछ सफेद चेहरे वाले अजीब लोगों ने उन पर हमला कर दिया। असल में ये सब भी वहां से भागे हुए गुलाम थे, जिन्होंने अपनी एक टीम बना ली थी। वे एक तरफ गुलामों को बचा रहे थे और दूसरी तरफ गोरे लोगों का खात्मा कर रहे थे। ज्यादा नाटक मत करो रे। एक ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स होने के नाते उसकी हालत काफी अजीब है। गोरे लोग उसे गुलाम मानते हैं और काले लोग उसे गोरा सुअर कहते हैं। डर के मारे दोनों भागते रहे। अगले दिन जब वे उठे तो देखा कि आंटी वही बैठी थी। इस बार टाइम ट्रैवल से आंटी उन दोनों को एहसास दिलाना चाहती थी कि उनके पूर्वजों ने क्या झेला है। सही सुना, उनके पूर्वज उसी बागान में थे। एक था फॉर्मन एंडी और दूसरी थी मेड एलिस। उनका काम था उन दोनों की जोड़ी बनाना। काम पूरा होने के बाद पाइप जलाते ही वो धुएं के जरिए वापस अपने समय में जा सकते थे। इतना कहकर आंटी अचानक गायब हो गई और बस एक पाइप छोड़ गई। जोएल को लगा कि ये काम नामुमकिन है, क्योंकि एंडी तो गे था। दोनों ने काफी देर तक सोचा और समझ गए कि अगर वो एंडी की आदत सुधार दें और उसे एलिस के साथ सेट कर दें तो उनका काम पूरा हो जाएगा और वो खुशी खुशी घर लौट जाएंगे। इसलिए उन्होंने बागान लौटने का फैसला किया। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि हम यहाँ नहीं हैं? हम लोग मारे जाएंगे। चिंता मत करो, बात करना मेरा काम है। तुम्हें याद है ना कि मैं मेयर हूँ। जल्द से जल्द वापस जाने के लिए जोएल के दिमाग में एक आइडिया आया। मालिक का बेटा खास तौर पर उनसे मिलने आया, क्योंकि उसे लगता था कि गुलामों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। जोएल और रे ने कहा कि गुलामी की प्रथा जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनके राजा लुई 16वें का सिर जल्द ही काट दिया जाएगा। ये सुनकर लड़का खुशी से पागल हो गया और उसने अपने परिवार को बताया कि फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। राष्ट्र के प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। फ्रांस दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा। फ्रांस पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा। फ्रांस को चुना जाएगा वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में। फ्रांस पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा। ये दिन मालिक की बेटी की शादी का दिन था। एंडी और एलिस को करीब लाने के लिए रे और जोएल ने चुपके से शराब का एक पीपा चुराया और सबको पीने के लिए बांट दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मालिक के कुत्ते को भी भून कर खा लिया। शेर, जंगली शेर। इसके बाद रे ने एंडी को शराब पिलाने का जिम्मा उठाया और जोएल ने एलिस को बायोलॉजी क्लास देने का। लेकिन क्लास के बीच में ही एलिस मूड में आ गई। नहीं नहीं, मुझे नीचे उतारो प्लीज, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। चलो भी, मुझे नीचे उतारो मम्मी। रे ने एक के बाद एक पैक पिलाकर एंडी को पूरी तरह से टल्ली कर दिया और फिर उसे एलिस के पास जाने के लिए उकसाया। देखो वो कैसे नाच रही है। लेकिन एंडी और एलिस इतनी पी चुके थे कि बेहोश हो गए। दोनों भाइयों ने एक तरकीब सोची कि खुद ही उनकी सेटिंग करवा देते हैं। जोएल एंडी की मदद करेगा और रे एलिस की। ऐसा क्यों? मैं एलिस की मदद करूं? मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम जल्दी जाओ। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मैं नहीं जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया में जोएल फूट फूट कर रो रहा था, जबकि रे इसके मजे ले रहा था। काम पूरा होने के बाद दोनों ने पाइप जलाकर वापस जाने का मन बनाया, लेकिन जोएल ने तुरंत उसे रोका और तय किया कि जाने से पहले वो मालिक की बेइज्जती करेंगे। इसलिए वो चौड़ में शादी वाले तंबू में घुस गए और तमाशा शुरू कर दिया। तमाशा अभी काफी नहीं था, इसलिए जोएल ने बिना कुछ सोचे दुल्हन को पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। फिर दुल्हन की माँ की बारी आई। रे भी पीछे नहीं रहा और दूल्हे के मजे लेने लगा। इसके बाद पादरी और मालिक का नंबर आया। ठीक उसी वक्त ओवरसियर हेनरी बंदूक लेकर अंदर आ गया। जोएल और रे बस मुस्कुराए। उन्होंने पाइप जलाया और भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन ये तरकीब बिल्कुल काम नहीं आई। इन कुछ दिनों की गुलामी ने उन दोनों को आजादी का असली मतलब समझा दिया था। जब उन्हें लगा कि अगले दिन उन्हें फांसी दे दी जाएगी तो दोनों भाई गिले शिकवे भूलकर गले लगकर रोने लगे। जोएल ने भी अपना दिल खोलकर वो बात बता दी जो काफी समय से उसके दिल में दबी थी। बार बार चोरी के आरोप में जेल जाने की वजह से जेल में उसके साथी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे बताया नहीं जा सकता। जेल के अंदर मैं बहुत अकेला महसूस करता था। एक रात में अपने वार्डन के साथ था। ओवरसियर हेनरी ने दोनों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मालिक सभी गुलामों के सामने उन्हें फांसी देने वाला था। तभी अचानक मालिक का छोटा बेटा नदी में गिर गया। वो पानी के बहाव में बहने लगा। घबराकर सब उसे बचाने दौड़े। तभी एंडी ने मौका पाकर गार्ड को मारा और दोनों को बचा लिया। भागते समय उन्होंने मालिक के छोटे बेटे को डूबते देखा। रे बिना कुछ सोचे उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे पर ले आया। बेटे को सही सलामत देखकर मालिक का दिल पिघल गया। उसने दोनों को आजाद कर दिया। जोएल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन रे ने आजादी ठुकरा दी। वो अपनी आजादी के बदले एंडी को आजाद करना चाहता था। अब वो दोनों किसी भी हाल में वापस नहीं जा सकते थे। अगर वो अपनी आजादी दे देता तो रे को जिंदगी भर यही गुलाम बनकर रहना पड़ता। अपने भाई को परिवार के लिए इतना कुछ करते देख जोएल ने भी यही करने की सोची और अपनी आजादी अपनी परदादी एलिस को दे दी। आखिर में मालिक एंडी और एलिस को आजाद करने के लिए मान गया। अब रे और जोएल बागान में काम करने के लिए रह गए। हेनरी बहुत खुश था कि आखिरकार उसे अपना बदला लेने का मौका मिल गया। उसने पाइप जब्त कर लिया और एक लंबा कश लेकर उन्हें टॉर्चर करने की तैयारी करने लगा। लेकिन किस्मत देखो, भाइयों का काम पूरा हो चुका था और उस गार्ड की वजह से वो गलती से अपने समय में वापस आ गए। उनके पूर्वजों के आजादी के कागज भी वापस सही सलामत मिल गए। इस टाइम ट्रैवल के बाद असली नस्लवाद को करीब से देखने पर जोएल को अपने पूर्वजों के दर्द और आजादी की असली कीमत समझ आ गई थी। इसलिए उसने आवारागर्दी छोड़ दी और अब हर बात पर नस्लवाद का रोना नहीं रोता था, बल्कि अब वो चुपचाप साइड पर जाकर मेहनत की कमाई करता था। रे ने भी गोरों की चमचागिरी करनी छोड़ दी थी। अपने बॉस के भद्दे मजाक पर उसने डटकर उसका सामना किया। फिल्म के आखिर में रे और जोएल ने अपनी ये कहानी घर वालों को सुनाई, लेकिन जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, उनकी बेटी ने फिर से उन आजादी के कागजों को फाड़ दिया। पापा, उसने एक कागज फाड़ दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने किया? नहीं। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो डायरेक्ट सप्लाई से आपके काफी पैसे बचेंगे। फिल्म केस डेपार्ट साल 2021 में रिलीज हुई एक फ्रेंच कॉमेडी है। अब कोई पूछ सकता है कि फ्रेंच फिल्म में हीरो ब्लैक क्यों है?
खैर समझदार लोग समझ गए होंगे, जिन देशों ने कभी राज किया उन्हें उसके नतीजे भी तो भुगतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फायदे लें और जिम्मेदारी से भाग जाएं। बस इतना कहूंगा कि कर्मा लौट कर आता है, और जिन लोगों ने इन चीजों का फायदा नहीं उठाया है उन्हें ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को खुश करने की। बस अपना काम अच्छे से करें और दूसरों के पचड़े में न पड़े। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको ये विदेशी कॉमेडी सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।